न्यूज़ बुलेटिन के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम न्यूज़ की इस्लामाबाद अकॉर्ड खसूसी ट्रांसमिशन आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, दोनों डेलीगेशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस टाइम मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, ख़बर ये है कि इस वक्त तक कोई ख़बर नहीं है और यही सबसे बड़ी ख़बर है। हमने देखा कि 6 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे थे कि दुनिया से एक तहज़ीब का ख़ात्मा करने वाले हैं। उसी टाइम पीरियड में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंटरवीन करते हैं और दोनों कंट्रीज़ को कायल कर लेते हैं सीज़ फायर पर, जिसके बाद आपने देखा कि एक सीज़ फायर हुआ और दोनों कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को बतौर सालिस माना तस्लीम किया और पाकिस्तान की दावत पर इस टाइम इस्लामाबाद में दोनों कंट्रीज़ के जो वफूद हैं वो मौजूद हैं। ये वो टाइम पीरियड था जब हम देख रहे थे हमारे मशरकी जो मुल्क है भारत, वहाँ से और मगरबी मुल्क एक आपको मालूम है इज़राइल, वहाँ से कुछ इस नोयत की चीज़ें आ रही थी कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, डेलीगेशंस पाकिस्तान नहीं आएंगे, सबूताज करने की कोशिश की गई। भारत से डिफरेंट नोयत के बयानात आए और इज़राइल ने तो उसके ऊपर एक्शन किया कि लेबनान के अंदर सीज़ फायर जो है उसकी वायलेशन की और पूरी कोशिश की जाती रही कि इस पीस प्रोसेस को सबूताज किया जा सके। लेकिन बिलाखिर जो पाकिस्तान है उसकी कोशिशें रंग लेकर आई। दोनों डेलीगेशन आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। दहाइयों पुराना ये मसला है। 2 बार ईरान के ऊपर बराह रास्त अटैक हो चुका है और पाकिस्तान की कोशिशों से सीज़ फायर हुआ और यही सबसे बड़ी खबर है कि दोनों डेलीगेशन सर जोड़कर इस टाइम पाकिस्तान की सालिसी के अंदर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो हल तलब मसाइल हैं, जो दोनों के खदशात हैं, जो दोनों के एक बदइतमादी है, जो एक फुकदान नज़र आ रहा था एतमाद का, उसको काउंटर करने के अंदर लगे हुए हैं। मुसवदे पहले शेयर हुए थे, दोनों जानिब से 10 निकात जो हैं वो भी सामने रखे गए थे। बहुत से निकात इस नोयत के थे जिस पर इतफाक़ भी देखने को मिला था और जनाब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जब एक हाई पावर डेलीगेशंस आपस में आमने सामने बैठेंगे तो उम्मीद का इज़हार किया जा रहा था कि उनमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और बिलाखिर पाकिस्तान मिडल ईस्ट में दुनिया में अमन के लिए जो उसकी कोशिशें थी उसके अंदर कामयाब हो जाएगा और वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब जो हालात जाते नज़र आ रहे थे पाकिस्तान की कोशिशों से बिलाखिर वो रुक जाएंगे। इस पर बात कर लेते हैं। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और डॉक्टर कमर चीमा भी हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन करेंगे। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, वेलकम करेंगे। एम्बेसडर साहब, जावेद साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक नशिस्त हम देख रहे हैं, रात के ईरानी डेलीगेशन पहुंचा, अमेरिकन सुबह सवेरे पहुंचे, नशिस्त जारी है। क्या तवक्कुआत रखी जाएँ? पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, बिला आखिर बहुत से जो लोग जो स्पॉयलर का रोल प्ले कर रहे थे उनको काउंटर किया और दोनों अफ्रीकैन जो है उनको मेज पर बैठा दिया है। क्या तवक्कुआत हैं इस अकॉर्ड से, क्या तवक्कुआत हैं इस जो मुज़ाकराती अमल इस टाइम चल रहा है उससे? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो इंट्रोडक्शन में आपने जो बातें कही उनको एको करूँगा। यकीनन हर पाकिस्तानी के लिए एक बहुत ही आज ये फ़ख्र का दिन है कि हमारी जो हुकूमत है और हमारी जो सिविल और अस्करी क़यादत ने मिलकर जिस तरह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और पाकिस्तान को आज दुनिया के उस मकाम पे पहुँचाया है जहाँ पे हम एक अमन के सफ़ीर की हैसियत से जाने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान इज़ बीइंग सीन एज़ अ ग्लोबल पीस मेकर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था अनफॉर्चुनेट अमेरिका और इज़राइल और इधर से ईरान के दरमियान, ये न सिर्फ एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी बन सकता था बल्कि इसके साथ-साथ हम जानते हैं कि इट हैड द पोटेंशियल टू बिकम अ वर्ल्ड वॉर। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की कुछ ही दिन पहले की ट्वीट जिसमें उन्होंने एक पूरी सिविलाइजेशन को मिटा देने की बात की थी। तो एक तो वो जगह थी, वो पॉइंट था और एक ये पॉइंट है कि वही दोनों साइड्स जो कि एक दूसरे के बारे में इतने तुंद और तेज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी और अब बाकायदा जंग कर रही थी, उनको आपने जंग बंदी करवाने के बाद एक टेबल पर ले आए। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सफारतकार हो या इवन कोई इंटरनेशनल अफेयर्स का स्टूडेंट होगा, वो आपको बताएगा कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक फ्यूचर में जो लोग पढ़ेंगे, दे विल प्रोबब्ली स्टडी दिस एज़ अ केस स्टडी। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इसके साथ-साथ आप जानते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है ये, क्योंकि ऑफ़ कोर्स पूरी दुनिया की नज़रें इस वक़्त पाकिस्तान के ऊपर हैं। मेरा ताल्लुक रहा मीडिया में भी और फिर सफारतकारी में भी। मुझे याद नहीं पड़ता कि इतनी लंबी फ़हरिस्त हो दुनिया के रहनुमाओं की और वर्ल्ड कैपिटल्स आपको रीच आउट करना चाह रहे हों आपके प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ डिप्लोमैटिकली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फ़तेह है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें यहाँ पे मरकूज़ क्यों हैं? बिकॉज़ ये जो जंग है यकीनन ख़ुसूसन जो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, आप नाए हुरमुज़ को बंद करने के बाद जो पैदा हुआ, जिसके बारे में लोगों ने देखा कि इसका क्या इम्पैक्ट कहाँ-कहाँ तक जाएगा। यानी मीलों दूर
कॉन्टेक्स्ट को क्रॉस करता हुआ इवन मुझे और आपको इफेक्ट किया उसने, हमारी भी कीमतें जो थी फ्यूल की वो बढ़ी। तो ये दुनिया भर को ये जंग जो थी अपने महवर में लेने की पोटेंशियल रखती थी, तो वहां से हमने इसको रोका। अब इसको हमने हल कैसे करना है, ये आसान काम नहीं होगा, हम्म, एक बहुत पेचीदा मसला है। मैं पहले भी गालिबन आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि एक नॉर्मल जंग नहीं है जो 2 फ़रीक़ैन के दरमियान हम्म, होती है और फिर सीज़ फायर होता है और कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन हो जाती है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान है, ये इसके पीछे एक बहुत लंबी तारीख़ है। अगर हम्म, आप ईरान की तरफ देखें तो लेबनान हो, हूथीज़ हों, हिज़्बुल्लाह हो, हमास हो, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ज़ेर बहस आएँगे। ख़ुसूसन हम्म, इसराइल जो है उसकी जो एक्सपेंशनिज़्म है, ग्रेटर इज़राइल की बात की जाती है, वो भी एक कंसर्न है। ईरान की तरफ से जब हम देखते हैं तो इस जंग के बाद जिस तरह से ईरान ने हदफ बनाया गल्फ रियासतों को, तो उनके उनके जो वर्स्ट फ़ियर्स थे वो भी ज़िंदा हुए कि देखिए हम्म, वो बेसिकली गल्फ की जो रियासतें तमाम हैं, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर, ओमान, बहरीन वगैरह, इनका जो मॉडल है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बेस करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, वो जंग या जो है ऑफेंसिव पोस्चर नहीं रखते। लेकिन हम्म, उनकी जो प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, और जब वो स्टेबिलिटी शेक होती है, तो उससे उनका पूरा मॉडल जो है वो उस पे एक बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। तो यकीनन जो कोई भी मामलात अब तय पाएँगे, उनमें ये एश्योरेंसेस बहुत ज़रूरी हैं कि ईरान को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन इसके साथ-साथ गल्फ स्टेट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके अलावा जो एक और बहुत अहम मैं चीज़ कहना चाहूँगा जी, कि देखिए मेरी नज़र में ईरान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी है ये। क्या आप जानते हैं कि अगर आप इमोशंस को साइड पे रख दीजिए और अगर आप सिर्फ़ एक प्रैग्मैटिक अंदाज़ में देखें, तो ईरान को तकरीबन हम 40-50 साल या उससे भी ज़्यादा जंग की हालत में ही देख रहे हैं। कभी ईरान-इराक जंग में, कभी किसी दूसरी जंग में, तो सैंक्शंस भी लगी उनके ऊपर। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि ईरान के पास बहुत रिसोर्सेज़ हैं, उसकी तेल, गैस, मादनियात। हम्म, अगर वो अपना स्ट्रैटेजी को रिव्यू कर सकते हैं और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएँ और जंगबंदी यानी जंग वाली जो एक परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर है उससे बाहर आएँ, तो हो सकता है उनके लिए भी एक ये लम्हा फ़िक्रिया हो सकता है कि वो अपने मुल्क को एक नई सिमत की तरफ लेकर जाएँ। एक नई क़यादत उनके पास आई ठीक है, है, मतलब हो आपने कहा सकता कि है ऐसा ईरान के हो। लिए भी एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जी। आफ्टर लॉन्ग टाइम जंगें कर ली, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए रीजन में जिस तरह से उसने अपने अहदाफ हासिल करने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन इस जंग के बाद तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक नया ईरान जिसकी क़ुव्वत अब पहले से बहुत ज़्यादा बज़ाहिर नज़र आती है। माज़ी वाला ईरान नहीं, उससे 10 गुना बड़ा ईरान इस तरह हम कहेंगे, जिस तरह उसने रिटेलिएट किया, जिस तरह रेजिलिएंट जो है वो शो की। मुज़म्मिल साहब, जिस तरह बड़े एम्बेसडर साहब बड़े अच्छे से बताया कि किस तरह जीसीसी ममालिक में किस तरह इफेक्ट हुआ इस जंग का या आगे चल के हो सकता था। पाकिस्तान ने एक मुस्बत रोल प्ले किया, अफ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर इस्लामाबाद में आज इकट्ठा कर दिया, बैठा दिया है। क्या आपको लगता है, क्या इसके आउटकम्स निकल सकते हैं? क्योंकि जिस लेवल के डेलीगेशंस हैं वो हाईली पावर्ड हैं, उनके पास इतने इख्तियार हैं कि कुछ ना कुछ डिसाइड कर सकते हैं, कुछ गिव एंड टेक करने की पोजीशन में हैं दोनों साइड के लोग। देखिए, मैं ईरानियन डेलीगेशन की कॉम्पोजिशन को देख रहा था। वो अपने स्टेट बैंक के गवर्नर को भी साथ लेकर आए हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं हैं, ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, इनमें इकॉनमी का एक पहलू मौजूद है। और वो अपने नेशनल जो सेंट्रल बैंक है ईरान का, उसके गवर्नर को साथ लेकर आए हैं। तो इसका मतलब है वो इकॉनमी पे सैंक्शंस पे, फ्रोजन एसेट्स पे बात करने के लिए आए हैं। वरना इस किस्म के जो जंग के दौरान जब मुज़ाकरात हो रहे हों, तो आप अमन पे मुज़ाकरात तो करते हैं, लेकिन आपका कभी सेंट्रल बैंक का गवर्नर उस डेलीगेशन में मैंने बहुत कम देखा है कि अमन मुज़ाकरात में आपका सेंट्रल बैंक का गवर्नर भी मौजूद हो। जो ईरानियन डेलीगेशन में सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मौजूदगी है वो ये बता रही है कि किसी न किसी तरह बात जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस की भी है, बात फ्रोजन एसेट्स की भी है, और बात ईरान के इकोनॉमिक रिवाइवल की भी है, जिसकी तरफ ईरान आज देख रहा है, क्योंकि वो अपनी माशी टीम साथ लेकर आया है। ये नहीं है कि वो अपनी सिर्फ दिफाई टीम लेके आया है, या वो सिर्फ अपने डिफेंस के लोग साथ लेकर आया है, या अपने न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स लेके आया है और वो सिर्फ एनरिचमेंट पे बात कर रहा है, वो सिर्फ आबनाए हुर्मस पे बात कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा ईरान का एजेंडा इकोनॉमी भी है। वो और हम पहली दफ़ा एक देखेंगे कि एजेंडा ईरान उसका की सबसे बड़ा तरबियत- एजेंडा होने की, उसका कह लें कि की पॉइंट होने की रीजन एक ये भी है, हमने देखा कि विद इन ईरान भी बहुत सारी वॉइसेस थी
प्रोटेस्ट हो रहे थे कि इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, लोग बड़ी मुश्किलात में थे, तो शायद जो विद इन कंट्री चीज़ें थी वो भी ईरानी जो रजीम है, जो वहाँ पे क़यादत है, उस पर एक प्रेशर था कि इसको भी कहीं ना कहीं जो है सेटल डाउन किया जाए। बिल्कुल, और जितना उनका नुकसान हो गया है इस वक्त, तो उन्हें इकोनॉमिक ब्रीथ बहुत ज़्यादा चाहिए, एक माशी ताज़ा हवा उनके लिए बहुत ज़रूरी है अगर इस रजीम ने आगे जंग के बाद भी सरवाइव करना है और लोगों को जो है वो सब कुछ देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जब ईरान इकोनॉमिक पैकेज के लिए बात करेगा तो यकीनन उसको ये समझ है कि मैंने कुछ देकर ही कुछ हासिल करना है। तो इसका मतलब है कि इस पैकेज में उनके इकोनॉमिक माहिरीन की शमूलियत ये जाहिर करती है कि वो स्ट्रेटेजिकली कुछ गिव एंड टेक करने की पोजीशन में ईरान आए हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिका अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहा है, इससे भी उनकी सीरियसनेस नज़र आती है कि वो मुज़ाकरात को नाकाम नहीं देखना चाहते, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी कि वो अपने पहली पीस टॉक्स करें और वो पीस टॉक्स भी नाकाम हो जाएं। हम देख रहे हैं कि जेडी वैंस जो हैं वो 2028 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हो सकते हैं। उनकी यंग एज है। रिपब्लिकन पार्टी के जो हालिया सर्वेज आए हैं उनमें उनकी पॉपुलैरिटी मार्को रूबियो से बहुत ऊपर है और वो 50% से ऊपर हैं रिपब्लिकन पार्टी में, जबकि मार्को रूबियो जो उनके मुकाबले पे समझे जाते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, वो 30% के करीब हैं। तो वो खुद को एस्पायर कर रही हैं एज नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर रिपब्लिकन पार्टी। लिहाजा अगर कोई डिबैकल होता है तो वो जेडी वैंस के पॉलिटिकल कैरियर का भी डिबैकल होगा। आप समझें, वो जब मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हैं तो उनको ये पता है कि जो उनकी बेस है मेगा, जिसे वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो बुनियादी नो वॉर फलसफे पे खड़ी है, जिसका बुनियादी फलसफा ये है कि हमने अमेरिका पर तवज्जो देनी है और दुनिया की जंगों से जान छुड़ानी है, हम दुनिया के ठेकेदार नहीं हैं, मेगा का बुनियादी फलसफा। उस मेगा बेस को अगर जेडी वैंस ने अपील करनी है तो एक पीस ट्रूस उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जाके बता सकें कि मैंने एक 47 साल का मसला हल कर दिया है, मैंने एक जो वॉर है उसको ख़त्म किया है और मैं जो है दुनिया में अमन लेके आया हूँ और मैं अमन का पैगंबर हूँ। तो अगर रिपब्लिकन्स ने का अगला कैंडिडेट जेडी वैंस उन्होंने पुट किया है इन निगोशिएशंस टेबल पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई नाकाम निगोशिएशंस के लिए पुट किया गया है, क्योंकि वो तो जेडी वैंस के लिए बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। शायद डोनाल्ड ट्रंप की तो ये लास्ट टर्म है, अगली दफा उन्होंने नहीं लड़ना है, जो अगली दफा तो एक नया कैंडिडेट आना है। तो अगर वो कैंडिडेट जेडी वैंस हैं और वो मुज़ाकरात के लिए आ गए हैं तो वो मुझे नहीं लगता नाकामी के लिए आए हैं। तो ये दो साइन जो मुझे नजर आते हैं जेडी वैंस के लिए कि अगर यहाँ से मुज़ाकरात कामयाब होकर यहाँ से जाते हैं, जो चीज़ें वो यहाँ पर लेकर आए, जो करने के जो अज़ाइम लेकर आए कि उसमें पूरा हो जाते हैं, और बहुत सारी जगह ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको कहा कि इस मसले से निकलें, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया या अमेरिका साहब इसमें एक फंसा हुआ नजर आ रहा है। और साथ में आगे मिड टर्म इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, आगे 2028 का इलेक्शन तो चले अभी टाइम पड़ा है, मिड टर्म इलेक्शन अभी नवंबर में है, तो वहाँ भी बहुत सी मुश्किलात रिपब्लिकन पार्टी को हो सकती हैं। मलिक साहब, आपने सर्व भी किया मिडल ईस्ट में, एक नया ईरान मिडल ईस्ट के लिए कितना ज़रूरी है? मतलब इस रीजन ने अगर ग्रो करना है, तरक्की करना है, आपस में भी माजी में खासे मसाइल रहे हैं, समहाउ हमने देखा कि चाइना ने इंटरवीन किया, पाकिस्तान ने बहुत सारी कोशिशें की, अरब ममालिक और ईरान के, सऊदी अरेबिया के खसूसन कुछ ताल्लुकात बेहतर भी हुए थे, लेकिन हालिया ये जो पूरा एक तनाज़ा रहा उसमें थोड़ा सा उस पर मज़ीद कह लें कि खलिज आई है, थोड़ा सा मज़ीद दरारें जो हैं वो फील की गई हैं। कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है? एक नया ईरान रीजन के लिए कितना ज़रूरी है? जी, बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा कि जो गल्फ़ में रियासतें हैं, उनकी जो कोई भी उनके तरफ से कहीं पे हमला नहीं हुआ। ना वो किसी को बहुत से लोग जो हैं, जो इस चीज़ को करीब से देख रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि हो सकता है वो रिटेलिएट करें, बट उन्होंने नहीं किया, बिकॉज़ उनका जो मॉडल है, वो रिटेलिएटरी है ही नहीं। ना ही वो किसी पे ऑफ़ेंस करना चाहते हैं, वो अमन पसंद रियासतें हैं। यानी आप ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लोग ये कहते हैं कि डिफेंस वहाँ पे अड्डे हैं, ऑल दैट, वो जितने भी हैं, वो अपने डिफेंस के पर्पसेस के लिए, उनके कोई ऑफेंसिव डिजाइन्स नहीं है। उनका कंप्लीट जो ढांचा है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट पे बना हुआ है। यानी वो अपनी मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ना ही वो अपने मुल्क को किसी जंग में उलझाना चाहते हैं। तो इसलिए जब उनके ऊपर ये स्ट्राइक्स हुई तो बहुत सी तशवीश आई, न सिर्फ वहां पे बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन पास की गई जिसको कंडेम किया कि ईरान ने जो अटैक किया है गल्फ रियासत पर, इसमें पाकिस्तान ने भी कंडेम किया और करना भी चाहिए था, क्योंकि उसका कोई हक नहीं था। अगर उन्होंने तो कोई हमला नहीं किया वहां पे,
लेकिन मैं आपको ये कहता चलूँ कि मैं मुज़म्मिल साहब की बात को थोड़ा आगे लेकर जाना चाहूँगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे वाइस प्रेज़िडेंट हैं, जेडी वैंस, इनकी जो फ्यूचर है वो अभी माशाल्लाह उनकी अगर उनकी लाइफ़ को देखें तो यंग पर्सन है, बाकायदा उनके हम्म, सामने करियर जो है अभी मौजूद है, पॉलिटिकल करियर। तो इस अंदाज़ में उनके लिए ये बहुत अहमियत का हामिल है कि वो भी इसको एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर लेकर जाएँ। वो बल्कि ये भी कह रहे हैं, उनके जो करीब तरीन लोग हैं कि जो इनका जो कंप्लीट मूवमेंट था, मेगा मूवमेंट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उससे हम्म, किसी हद तक डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने डाइवर्ट किया है। बिकॉज़ हम्म, इन्होंने वादा किया था कि ये फॉरेन वॉर्स में अमेरिका को नहीं उलझाएँगे, बल्कि वो तो ये कहते थे कि जो बाइडेन और बाकी जो जितने भी वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सब हैं, उन्होंने अमेरिका को इसलिए नुकसान पहुँचाया क्योंकि उन्होंने अमेरिका के पे फ़ोकस करने के उन्होंने दूसरों की जंगों को लड़ना शुरू कर दिया और लिहाज़ा मैं जो हूँ, मैं इसे बिल्कुल बरअक्स अपने मुल्क पे फ़ोकस करूँगा। लेकिन हम्म, वो नेतन्याहू और इज़राइल के प्रेशर में आकर उन्होंने जो है ये एक स्टेप ले लिया, बल्कि अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में 2 दिन पहले एक बहुत जामे इसके ऊपर रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि जब इनकी मुलाकात हुई वहाँ पर सिचुएशन रूम में नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो वहाँ पे उनको ये बावर करवाया गया कि ये हमला जो है करना बहुत ज़रूरी है और उनको ये बताया गया कि जैसे कि आपने वेनेज़ुएला में इन एंड आउट किया था, यहाँ पे भी हम इन एंड आउट करेंगे। इट विल बी वेरी ईज़ी, लोग खड़े हो जाएँगे, वहाँ पे जो है रिजीम चेंज हो जाएगी। बल्कि उस वक़्त में भी लोग कहते हैं कि मार्को रूबियो जो कि इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और जेडी वैंस ये इस चीज़ के हक में नहीं थे। लेकिन ऑफ़ कोर्स अमेरिकन सिस्टम को जो लोग समझते हैं वो आपको ये बताएँगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एक डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन होता है। यू नो हम्म, सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म डिफरेंट एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आपकी पार्टी है, कोalition है, आपने सबको मनाना है बिकॉज़ यू हैव बीन इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट। यहाँ हम्म, पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है, उसके पास वीटो पावर्स भी हैं, वो कांग्रेस को भी ओवररूल कर सकता है। उसके पास बहुत सारी जो है वो पावर्स उसकी ज़ात के अंदर मरकूज़ हैं। तो देयरफॉर उन्होंने जब ये फैसला ले लिया तो ऑब्वियसली फिर जेडी वैंस हों या मार्को रूबियो हों या जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन लोग हैं उनको फॉलो करना है उस चीज को। लेकिन उनके दिल में ये वो कैसे हैं बात दिले नाख्वास्ता वो इसमें हम्म, शामिल हो गए। तो वो भी ये समझते हैं कि अमेरिका को भी मजीद इसके अंदर अपने आप को उलझाने की जरूरत नहीं है, हमको वापस अपनी मेगा मूवमेंट की तरफ फोकस करना है। और हो सकता है कि जो जैसे मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि जेडी वैंस इस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करें और अपनी मूवमेंट के साथ इसको वापस जोड़ दें जाके कि बस वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस मैटर एंड हम्म, फोकस ऑन अमेरिका। और वही उनका शायद अगले इलेक्शन का एक बहुत बड़ा मैसेज भी हो सकता है कि वो अपनी मेगा मूवमेंट जो उनका सपोर्ट बेस है उसको वो अपील कर सके। वरना तो फिर अगर इन्होंने भी वही जंगें करनी है तो रिपब्लिकन पार्टी का भी वही एजेंडा था, फिर ऑब्वियसली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये एक बहुत अहमियत का हामिल है फ्रॉम अ डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव। लेकिन इस वक्त हम्म। जो हमारा मौजू है वो तो ये पीस टॉक्स हैं, तो इनके अंदर सबकी नजरें जमी हुई हैं और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें से कोई जो है वो गुड न्यूज़ बहुत जल्द आप हमसे ठीक है, शेयर अमेरिका करेंगे। में बड़ा एक कह लें कि पॉपुलर जो है नैरेटिव है कि जंगें नहीं लड़नी, जंगों से बाहर है। अमेरिकन इकॉनमी ने बहुत सारा सफ़र कर लिया, अमेरिकन का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सारा मुतासिर हुआ, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत सारी हो गई, वो मेयार ज़िंदगी वहाँ लोगों का नहीं रहा जो माजी में हुआ करता था। उसकी एक बड़ी रीज़न जंगों को करार दिया जाता है। ट्रांसमिशन में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन मुज़ाकरात के नताइज क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर पर और गारंटर कौन हो सकता है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। दोनों जानिब से डेलीगेशन इस टाइम मीटिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं साथ साथ जोड़कर, और जो हल तलब मसाइल हैं जो दोनों जानिब से निकात सामने रखे हुए हैं उन पर बातचीत का सिलसिला जारी है। इस टाइम ये बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन साथ साथ जब ये क़यादतें पाकिस्तान आ रही थी उस टाइम पीरियड में भी पाकिस्तान आकर भी एक डिसट्रस्ट जो है वो भी दोनों जानिब से शो किया गया। खालिद चिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, एयर कमोडोर रिटायर्ड हैं, फ़ौज पाकिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। चिश्ती साहब, आपसे ये आगाज़ कर लेते हैं, ये बता दें एक डिसट्रस्ट है दोनों जानिब से जिसका इजहार ईरानी क़यादत भी कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी जिसका इजहार करते चले आ रहे हैं। एक तो क़यादत की तारीफ भी करते हैं लेकिन साथ साथ इस नोयत के कलमात भी अदा कर देते हैं। गारंटर कौन हो सकता है इस पूरी सूरत हाल में? मतलब ईरान जो है वो गारंटीज़ उसका ख्वाह है कि दोबारा उसके ऊपर एग्रेशन ना हो, और बहुत सारे मुतालबा जिसमें कि उसके जो एसेट्स हैं उनको डी फ्रीज कर दिया जाए, जो सेंक्शंस हैं उसके ऊपर उसका जो है खात्मा हो जाए। लेकिन सबसे बढ़कर गारंटीज़ मांग रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए। जी, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपने इनवाइट किया।
देखिए, जब भी इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं, इतना कंफर्ट ज़ोन स्ट्रेट अवे नहीं हो जाता। अभी-अभी देखें, कोई 3-4 दिन पहले ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं टेम्परेरी सही लेकिन सीज़ फायर हुआ है। इसका अपना एक कूलिंग पीरियड होता है। या इसीलिए आपने देखा कि इक्का-दुक्का जो वाक़यात हो रहे हैं रिपोर्ट, वो अनफॉर्चुनेट ज़रूर हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी साइड की कोई बदनीयती है। डाइवर्सिफाइड एसेट्स होते हैं वेपन के, कुछ मिसजजमेंट भी हो सकती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। इसकी वजह से मिसट्रस्ट होता है। मुज़ाकरात से पहले जब इस तरह के बयानात आते हैं, तो वो एक बार्गेनिंग लीवरेज के लिए भी होते हैं। मैं दूसरी एस्पेक्ट्स को इतना टच नहीं कर रहा इस वक़्त। वो बार्गेनिंग लिवरेज ये होती है कि हमें आप पर नहीं है एतबार, आपको ये दिखाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपने मुज़ाकरात के लिए अपनी लॉयल्टी मोर देन व्हाट द अदर पार्टी थिंक्स, उससे ज़्यादा साबित करनी होगी। तो उसके लिए एक लीवरेज उसको दिया जाता है, प्रेशर डालकर या पोस्चरिंग करके, या कि ये कहकर के हमें एतबार नहीं है, या ट्रैक रिकॉर्ड ईरान का ठीक नहीं है। वो कहेंगे अमेरिका का 2015 से ठीक नहीं है। जिस मायदे को हमने 3 साल में 2015 में लिखा था, 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही आके फायर कर दिया था, और उसके बाद हमला भी 2 दफा ईरान पर मुज़ाकरात के दौरान हुआ है। तो आई थिंक हमें अभी मायूस होने की जरूरत नहीं है। ऑल द वे ग्लोबली ऑब्वियसली हमने देखा कि दुनिया ने इतना पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया कि डाइवर्जेंट किस्म के ख्यालात, डिफरेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव रखते हुए ये तमाम लीडर इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए हैं। तो आई थिंक इट्स आना इटसेल्फ एक सिंसेरिटी ऑफ पर्पस को तो शो करता है। उसका निकलता क्या है आउटकम, ये बहुत ज्यादा जाहिर है चैलेंजिंग इसलिए होगा कि एक तरफ सुपर पावर है, बैक्ड बाय इजराइल है, और जो हमेशा से आपने देखा शो स्पॉइलर रहा है और आज का नहीं है। तो इनकी मौजूदगी में देखना ये पड़ेगा कि इनकी इंटेंशंस के अलावा एक्सेप्टेबिलिटी एलिमेंट क्या है। देखिए, दोनों बड़ी एक पावरफुल स्टेटस या पोजीशन से आ रहे हैं। नंबर 1 पोजीशन अमेरिका की ये है कि जो उन्होंने चाहा था वो हुआ नहीं है। जो ईरान ने एक्सपेक्टेड था ईरान से, वो ईरान उस परफॉर्मेंस से कहीं बेहतर हुआ है। तो आई थिंक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से दोनों आ रहे हैं। अक्सर मैं बात करता हूं, जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वही पावर टू बार्गेन होती है। पावर टू हर्ट का मतलब आपने देख लिया, अमेरिका ने 40 दिन कोशिश की। पावर टू हर्ट ईरान ने देख लिया कि उसने मिडल ईस्ट के कंट्रीज को भी एथिक्स या मोरालिटी से हटकर हर्ट किया, उसने इसराइल को हर्ट किया, उसने ऐसी ऐसी जगहों पर नॉकआउट करने की कोशिश की जो ज्यादा प्राइस टैग के साथ थी ऐसी चीजें। तो आई थिंक दोनों साइडें जो हैं वो एक मुज़ाकरात की मेज पर आ जाना बहुत बड़ी एक क्रेडिट है। पाकिस्तान को बड़ा ट्रिब्यूट है, मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है उनके लिए कि आ गए। आई थिंक वो सिर्फ वॉकवे वाला नहीं होगा। अगर उनकी एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है और डिक्लेरेशन भी इस्लामाबाद का नाम पे आ जाता है, बेशक एग्रीमेंट ना आए, तब भी आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं आने वाले वक्तों में बता सकता हूँ कि डिक्लेरेशन और एक एग्रीमेंट के अंदर क्यों मैं फर्क अलग-अलग कर रहा हूँ। चलिए, ये बल्कि आप कर दें थोड़ा सा, तो फिर ये मुजम्मिल साहब से भी इस पे पूछते हैं कि लगता क्या है कि आज कोई ना कोई अकॉर्ड जो है साइन हो जाएगा, कि कोई अगली नशिस्त होगी। आप जरा इस पर प्लीज़ मजीद रोशनी डाल दें। जी देखिए, एग्रीमेंट ये होता है कि जिसके अंदर ऑब्लिगेशन और बाइंडिंग होती है, और ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा जाता है कि क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी दोनों तरफ की, और क्या क्या लेट गो किया गया है, और क्या क्या टेक होम है हर एक के लिए अपनी परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिक्लेरेशन ये होती है, आप नियत भी कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में दोबारा मिलेंगे, या एट द मोमेंट हम ये कर रहे हैं, हम फॉर द टाइम बीइंग ये टाइम बाय करने के लिए कर रहे हैं। आप इंटेंशन जाहिर करते हैं, इमीडिएट हो सकता है 2 या 3 पर एग्री कर रहे हैं, और फिर कहें हम आने वाले हफ्ते में या महीने में सीज फायर एक्सटेंड करेंगे, और हम एक बातचीत एक और दोबारा से आएंगे, पाकिस्तान आएंगे या किसी और वेन्यू पर किसी वजह से जाएंगे। तो ये सारा होता है डिक्लेरेशन, जिसका मतलब है अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट ऑन द वे टू एन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्वियसली पीस के लिए वो एक बड़ा सॉलिड ग्राउंड बन जाता है डिक्लेरेशन जब होता है। मुजम्मिल साहब, क्या लगता है आपको मुजम्मिल साहब कि ये डिक्लेरेशन होगा कि कोई एग्रीमेंट साइन हो जाएगा? क्योंकि दोनों लेवल से जो दोनों जानिब से जो डेलीगेशन है, अगर उसकी कंपोजिशन देखें तो एम्पावर्ड नज़र आते हैं दोनों जानिब से जो लोग हैं। क्या लगता है आपको कि क्या होगा मुमकिन तौर पर इसमें? देखिए, मैं चेशी साहब से मुत्तफिक हूँ। अगर तो कोई एग्रीमेंट की स्टेज आ जाती है कि अमेरिका और ईरान मिलकर एक पीस एग्रीमेंट साइन करने लगे हैं, जिसमें कोई डिप्लोमेटिक टर्म्स की बहाली है, जिसमें सैंक्शंस ख़त्म हो रही हैं, जो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के दरमियान हो रहा है, तो वो तो हेड्स ऑफ द स्टेट्स करेंगे। फिर तो मेरे ख्याल में ट्रंप जंप इन करेंगे, फिर उधर से भी पजिश्कियान आएंगे या मुश्तबा खामनाई आएंगे। वो मैं नहीं समझता कि वो जेडी वैंस और कालीबॉफ साइन कर लेंगे। ये तय ज़रूर कर सकते हैं उसको, ये उसका रोड मैप तय कर लेंगे, ये उसके इनके नीचे जो डेलीगेशन में मुझे यहाँ पे वो मार्को रूबियो की वो स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे याद आती है कि वो कहते हैं कि ट्रंप ने जाकर जो है शुमाली कोरिया की लीडरशिप से मिल लिया जिनसे नहीं मिलना चाह रहे थे, लेकिन ईरान का एक रिजिड रवैया
माजी में रहा है कि वहाँ पे जो लोग पावर में थे वो मिलना भी नहीं चाहते थे, मतलब टेबल पे बैठना भी नहीं चाहते थे। तो बड़ी मुश्किल से हमने देखा कि कहाँ पहले ओमान की क़यादत में मुज़ाकरात हुए, मुसवदा सिर्फ शेयर होता था, आज चले आमने सामने पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक को बैठा दिया। क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप और ऑन द अदर साइड खामनई साहब के जो साहबजादे हैं, मुश्तबा खामनई जो वहाँ पे सुप्रीम लीडर हैं, आमने सामने बैठे हैंडशेक करें, मुमकिन हो पाएगा? अगर पीस एग्रीमेंट साइन होता है और वो एक डूएबल पीस एग्रीमेंट है जिसमें लॉन्ग लास्टिंग पीस है, जिसमें ईरान की इकोनॉमिक सैंक्शंस ख़त्म हो रही हैं, जिसमें दोनों मुल्कों के डिप्लोमेटिक टर्म्स की बहाली है, एक दूसरे के मुल्कों में एम्बेसी खोली जा रही है, अगर एक वाइडर एग्रीमेंट की तरफ बात होती है जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, तो फिर तो यकीनन वो हेड्स ऑफ द स्टेट्स की सतह पे होगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हमने जो है सीज फायर को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है, मुज़ाकरात जारी रहेंगे, दोनों साइड्स ने एक दूसरे की बात सुनी है और अभी मजीद मुज़ाकरात में वक्त लगेगा, हमने आगे कमेटीज बना दी हैं, ताहम हमने जो सीज फायर है उसका दौरानिया 1 माह के लिए और बढ़ा दिया, तो वो तो ये डेलीगेशन कर लेगा। जिसको चिश्ती साहब ने एक कहा है कि जॉइंट डिक्लेरेशन भी हो सकता है, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन भी हो सकता है, जिसमें आप ये सीज फायर को बढ़ाने की बात कर लें, टेम्पररी जैसे आजकल सैंक्शंस ख़त्म है, ईरान तेल बेच भी रहा है, वो है, आप नाए हुर्मुज़ खोलने की बात कर लें, आप नाए हुर्मुज़ से माइंस ख़त्म करने के लिए जो अमेरिका एक डिस्ट्रॉयर लाना चाहता है उसको इजाज़त दे दी जाए, और कुछ अमेरिकी जहाज़ आप नाए हुर्मुज़ से गुजरे भी हैं और वो कहें जी आप नाए हुर्मुज़ नॉर्मल हो रहा है, सीज फायर को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो इस तरह की बात तो इस्लामाबाद अकॉर्ड में हो सकती है। लेकिन अगर आप एक पीस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो वो तो यकीनन हेड्स ऑफ द स्टेट्स बैठ के साइन करेंगे। मुझे नहीं लगता वो ट्रंप भी जेडी वैंस को साइन करने देंगे और ये वो भी कालीबॉफ को साइन करने देंगे। ऐसी स्टेज पे फिर हमने हेड्स ऑफ द स्टेट्स की एंट्री हमेशा देखी है। ठीक है, उसका होस्ट पे मुजम्मिल भाई होपफुली पाकिस्तान होगा होपफुली। ये देखें अब आगे जाके मुज़ाकरात क्या हो सकते हैं, उसका होस्ट तेहरान भी हो सकता है, ये कौन सी ऐसी बात है, उसका होस्ट तेहरान भी हो सकता है, उसका होस्ट वाशिंगटन भी हो सकता है। अगर वो एक पीस एग्रीमेंट ही साइन हो रहा है तो वो तो फिर तेहरान में भी साइन हो सकता है और वो वाशिंगटन में भी साइन हो सकता है अगर हम उसको देखें। और अगर वो नहीं हो रहा और एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हैं दोनों पार्टीज के दरमियान, तो वो तो फिर इस्लामाबाद अकॉर्ड के तहत ही हो सकते हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, वो तो फिर वो एक बिगर पिक्चर हम देख रहे हैं कि दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात नॉर्मल कर लें। जो ईरान कहता है कि नो वॉर एग्रीमेंट हो, आज के बाद अमेरिका और ईरान की जंग नहीं होनी चाहिए, वो एक नो वॉर एग्रीमेंट अगर दोनों मुल्कों के दरमियान हो रहा है और अमेरिका जो कहता है जीरो एनरिचमेंट है, वो जीरो एनरिचमेंट हो रही है, सबको अपने अपने गोल्स मिल रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि चीजें काफी हद तक नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है मलिक साहब, आपने मुजम्मिल साहब को सुना एक ब्रॉडर पिक्चर जिसको वो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और एक तरफ जो है ईरानी सुप्रीम लीडर, ये साथ हों और एक पीस जो पूरा है कि एग्रीमेंट हो जाए। क्या ये मुमकिन हो सकता है? जिस तरह के हम माजी देख रहे हैं दोनों ममालिक का, बड़ी कोशिशों से पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को टेबल पर बिठाया है, लेकिन इस लेवल पर आके कोई एग्रीमेंट का होना मुमकिन है? जी निज़ामी साहब, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर आपने पेश की है कि ऐसा हो, लेकिन अभी मुझे लगता है वी स्टिल उससे थोड़ा फ़र्क, अभी हम काफ़ी दूर हैं उस ऐसे मौके पे कि जब कभी यानी ये इतने हाई लेवल पर उनकी मीटिंग्स हो जाएँ वो सब। इस वक़्त मेरी नज़र में ऑल्दो वी ऑल वांट कि ऐसा ही हो, लेकिन असल में इस वक़्त जो इश्यूज़ हैं वो थोड़े प्रीमैच्योर होंगे जिनको हम अगर वहाँ पे ले जाएँ। वी हैव टू लुक एट द करंट सिनेरियो, जो जंग बंदी के अंदर जब इन्होंने 10 पॉइंट्स जो पेश किए थे ईरान की तरफ से आए थे, आई थिंक उसी के वही महवर होंगे इन डिस्कशंस के, और उस महवर के अंदर रहते हुए जो भी अकॉर्ड होता है या डिस्कशंस होती है वो होंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये आज हो, इसको हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, और अगर इसमें थोड़ा इवन सीज फायर को एक्सटेंड भी करना पड़ जाए तो ये इतना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि दो अगर रवायती हरीफ हों जिनके दरमियान जंग हुई हो, जैसे पाकिस्तान इंडिया है, हमारी एक यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड है, एक सिस्टम्स इन प्लेस हैं, यहाँ पे ये जो जंग है ये नॉर्मल जंग नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है। और इसको आप देख सकते हैं कि ईरान की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इराक से लेकर यमन तक है, वहां पे भी उनके सारे फ्रंट्स हैं, उनको किस तरह से रेन इन करेंगे, तो ये एक बहुत बहुत लंबी डिस्कशन है। और जब तक वो उन तमाम मामलात को हल नहीं कर पाएंगे
उस वक़्त तक मसले का हल नहीं होगा। फिर इसराइल है, उसके अपने अज़ाइम हैं, खित्ते के हवाले से भी, इकोनॉमिक भी हैं, स्ट्रैटेजिक भी हैं। उसके अंदर भी किस तरह से उसको कर्टेल किया जाता है, उसको भी अपनी जगह पे रखा जाता है। अमेरिका किस तरह मैनेज करता है उसको। आई थिंक दीज़ आर ऑल थिंग्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2 एश्योरेंसेस जो हैं वो इस वक़्त मेन फ़ोकस पे हैं, जिनमें एक तो ये है कि दोबारा से ईरान पे हमला नहीं होगा इज़राइल की तरफ से, और दूसरा ये कि ईरान की तरफ से खलीजी ममालिक को कोई थ्रेट नहीं होनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक ये नहीं होता तो इस खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। इट्स नॉट ठीक है। पॉसिबल। लेकिन मीटिंग हो भी अम्बासडर साहब, जाए ये तो जो तब भी ईरान जी। ईरान की जानिब से कोई थ्रेट नहीं होगा अरब ममालिक को, जीसीसी ममालिक को, इसके लिए तो शायद पाकिस्तान भी एक फ्रूटफुल, एक कह लें कि एक बेहतर रोल जो है प्ले करने की पोजीशन में है। जिस तरह का सऊदी अरेबिया के साथ हमारा पैक्ट है, और बहुत सा इस हवाले से भी खबरें आती हैं, बातचीत होती है कि दीगर ममालिक भी उसमें शामिल हो सकते हैं। अब तो मुस्लिम नेटो की भी बात हो रही है, तो ये वाले जो मामला थे शायद हम बैठ कर हल कर लें। लेकिन जो इसराइल और अमेरिका का है कि दोबारा एग्रेशन ना हो, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। चले ट्रांसमिशन में एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खालिद चिश्ती साहब ये जाए कि क्या उनको लगता है कि फ्यूचर में डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी क़यादत जो है, सुप्रीम लीडर जो हैं, वो साथ बैठ पाएँ। उनसे जवाब लेंगे। ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जंगों के बाद भी लीडरशिप मिलती हैं। अभी हालिया जंग, 40 रोज़ा जंग जो है पाकिस्तान ने बिला आखिर उसके अंदर सीज़ फायर का एक रोल प्ले किया। सीज़ फायर हो गई। अब दोनों क़यादतें जो पाकिस्तान में इस टाइम आमने सामने बैठी हुई हैं। मुज़म्मिल साहब ने एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट रेज़ किया है कि अगर कोई प्रॉपर एग्रीमेंट होता है तो दोनों साइड से जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं या जो उनकी आला क़यादत है, उधर डोनाल्ड ट्रंप, इधर से आयतुल्ला जो हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, या फिर उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके माबैन जो है एग्रीमेंट जो होता है पा सकता है। चिश्ती साहब, आपको लगता है कि इस लेवल के ऊपर दोनों जानिब से क़यादतें आ सकती हैं, बैठ सकती हैं? वैसे माजी में इस तरह की बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। वर्ल्ड वॉर के बाद भी कई कंट्रीज़, कई हेड ऑफ स्टेट्स आपस में बैठे, बातचीत की, मामलात को सुलझाया। निजामी साहब, देखिए, इस तरह के मुज़ाकरात खासतौर पर मिडल ईस्ट में जो हुए हैं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद एक किस्म का मिडिल पर्सन होते थे। ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था यासिर अरफात के दरमियान और इजराइल के दरमियान, लेकिन उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट एक किस्म का गारंटियर थे। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी दोहा एग्रीमेंट किया था, वो खुद एक किस्म का गारंटियर थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा राइट या इतना कंफर्ट लेवल अभी दोनों का होगा कि उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप आए और इधर से आयतुल्ला जो मुज्तबा खामनाई आए। लेकिन मेरा ख्याल है जो ट्रस्ट होते होते ये भी शायद एक लेडर ऑफ जो है ट्रस्ट, वो ग्रेजुअली डेवलप होगा। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि सीनियर मोस्ट इधर भी क़यादत मौजूद है और वहां से भी नो लेस देन वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है। मैं दुआ गो हूं कि मेरा ख्याल है वो कोई जरूरत नहीं है कि अगर उनकी जरूरत है तो तभी एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट होगा। एक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त होस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली एक कंफर्ट लेवल इतना अगर हो जाए आइडियल तो होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक ऑब्लिगेटरी है कि किसी का कोई सदर वहां से आए या आयतुल्ला यहाँ से आए, मुज्तबा खामनाई साहब आए। तो मेरा ख्याल है पॉसिबिलिटी देखनी ये चाहिए कि हम एग्रीमेंट की तरफ ना भी जा सकें तो एक डिक्लेरेशन या अंडरस्टैंडिंग या अकॉर्ड कह लें उसको, वो ऐसा हो सके कि एट द मोमेंट ही सीज फायर हो जाए। बिकॉज इतनी डाइवर्जेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को रातों रात कन्वर्ज करना इस हद तक कि हम एक स्ट्रेट वे एग्रीमेंट में चले जाएं, वो चैलेंजिंग जरूर है। ऑल्दो हम भी दुआ को जरूर हैं कि वो हो जाए, लेकिन इस वक्त बहुत दोनों साइड के पास ये ख्याल है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी कहा है हमने उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी है, उनकी नेवी खत्म कर दी है, उनके मिसाइल खत्म कर दिए हैं। लेकिन हमने भी देखा कि ईरान को भी एक न्यू फॉर्ड एडवांटेज मिली है। ये ईरान तो वो था जिसका ऑब्वियसली एक सर्वाइवल इशू हुआ था। ईरान के पास अब ना सिर्फ आपने देखा कि मोरल उसका हाई है, उसका कॉन्फिडेंस हाई है, ना सिर्फ सर्वाइवेबिलिटी का, लिथैलिटी का भी ईरानियन को एहसास हो गया है कि उनकी लिथैलिटी बहुत ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बार्गेनिंग चिप उनके पास नई आ गई है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। और रीजनलाइज उन्होंने कहा था, मुज्तबा खामनाई से पहले आयतुल्ला इनके वालिद ने, खामनाई साहब ने, उन्होंने कहा था रीजनलाइज करेंगे, उन्होंने कामयाबी से कर दिया। तो ये दो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उन्होंने कामयाबी से अचीव किया। तो आई थिंक इतनी डाइवर्जेंट मिलिट्री गोल के साथ उम्मीद रखनी चाहिए कि क्योंकि नेगोशिएशन पावर दोनों तरफ ज्यादा है इस वक्त, बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में है और एग्जॉस्टेड भी है लॉजिकली। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बुरी हद तक तबाह हुआ है, जरा मिलिट्री, सिविक आपने देखा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी तरफ 40 दिन एक सुपर पावर जंग लड़ रही है लेकिन मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकी अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की। तो आई थिंक दोनों के पास एग्जॉशन के अलावा भी बैक साइड पे आई थिंक देयर अगेंस्ट द वॉल आगे फ्लेक्सिबिलिटी की मुझे गुंजाइश लगती नहीं है। तो आई थिंक किसी ना किसी
पॉजिटिविटी पर खत्म होगा, उनका आना इटसेल्फ ही कमाल करता है इस चीज को। ठीक है, अब से कुछ देर पहले जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसहाक डार साहब, उनकी जानिब से एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कुरान पाक की आयत मुबारक जो है वो ट्वीट की है, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उनसे उन्स रखता है, प्यार करता है अल्लाह में। तो ये बड़ी मानी खेज़ किस्म की उनकी एक ट्वीट है। मुज़म्मिल साहब, इसको कैसे इसको आप रीड करेंगे जो एक ये ट्वीट है? और ऑन द अदर साइड अभी तक ट्रंप साहब भी खामोश हैं, सोशल मीडिया पे कोई बयान नहीं आया। तो बज़ाहिर तो इसे इन सारी चीज़ों से ये लग रहा है कि मुज़ाकरात एक दुरुस्त सिमत में इस वक्त जारी हैं। ये मेरा ख्याल है उन्होंने आपके लिए किया है कि सब्र करें, ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में ना पड़ें, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस ना रखें और ख़ामोशी से आउटकम का इंतज़ार करें कि जो होंगे। बहुत इंटेंस मुज़ाकरात हैं, दो एनिमी स्टेट्स आपस में बैठी हैं और वो आपस में बातचीत कर रही हैं। तो जो मीडिया की स्पेकुलेशंस हैं वो भी स्पॉइलर का रोल अदा कर सकती हैं। तो सब्र की जाए, मेरा नहीं ख्याल जो बैठे हैं उनको तो सब्र अपनी जगह है। कुछ उन्होंने मेरा ख्याल है हमारे लिए भी सब्र की तकलीम की है कि ज़रा सब्र करें, आपको सही बात बता देंगे। चले, मतलब हम तो सब्र का फल मीठा होता है, ये वाली उम्मीद लगाए बैठे हैं। मलिक साहब क्या कहेंगे, योर कमेंट्स? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि हमारे यहाँ, मैं बल्कि वही आपको पिछले सेगमेंट में कहने की कोशिश कर रहा था कि हम आई थिंक वी आर जंपिंग टू द कंक्लूजन वेरी फास्ट। अभी तो डायलॉग का आगाज हुआ है, यानी आई थिंक पहला दिन था। अभी मुझे ये भी नहीं इल्म कि उनके बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो दोनों फेस टू फेस डिस्कशंस हुई हैं, क्या जेडी वैंस का उसमें क्या रोल है। फिर ऑफ कोर्स जो कुछ यहाँ पे डिसाइड होगा, अगर होता है तो उसको दे विल हैव टू रिपोर्ट बैक टू द प्रेसिडेंट। आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि जेडी वैंस को मैंडेट तो है, बट ही कैन नॉट मूव विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है यूएस के, उनको हर चीज पे लूप में रखेंगे। अभी मैं उनकी भी तरफ से ट्रूथ सोशल पे ट्वीट्स देख रहा था, वो अभी तक जो है वो गो के वो फिजिकली वहां मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं सोशल मीडिया पे। काफी मुतहर्रिक हैं लास्ट 2 दिनों से। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी हम जो हमारे स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, जिनकी तरफ मैंने इशारा करने की कोशिश की थी, जब तक उनको ओवरकम नहीं किया जाता तो कबल अज़ वक्त होगा कि हम अकॉर्ड की या एग्रीमेंट की या माहदे की बात करें। मैं तो समझता हूं कि हमें इस चीज पर भी इत्तेफाक करना चाहिए कि ये जो 2 एनिमी स्टेट्स थी, या बल्कि पूरी एक एनिमी 3 स्टेट्स तो ऑफिशियल हैं, और उसके अलावा जो मैं प्रॉक्सीज की बात कर रहा हूँ, ये तमाम ठीक लोग, है। जब अभी लेबनान का फ्रंट आप देखते हैं तो लेबनान के अंदर अगर इसराइल हमला कर रहा है तो लेबनान बस अब थोड़ा सा वक्त की किल्लत है हमारे पास। आपने बजा फरमाया कि उनको टेबल पर बिठा देना, ये भी पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है कि 2 कंट्रीज जो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं थे। चिश्ती साहब 30 सेकंड्स है, ये जो आयत करीमा पोस्ट की गई है, मुज़म्मिल साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया उसके ऊपर। क्या लगता है कि सब्र का फल मीठा होगा, कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है? देखिए, मेरे ख्याल सिर्फ ईरान पे एप्लीकेबल नहीं है, जीसीसी के ममालिक भी शायद उनकी तरफ भी इशारा किया होगा। पहले भी उन्होंने सब्र का ही मुजाहरा किया, आपने देखा 40 दिन तक उन्होंने रिफ्रेन किया है, जो हाईली अप्रिशिएबल है। उसमें क्रेडिट पाकिस्तानी लीडरशिप को, मिलिट्री पॉलिटिकल दोनों को जाता है कि उन्होंने मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक को ये सब्र की तलकीन दिए के 40 दिन गुजारे हैं। तो अब मेरा ख्याल है उन शायद ईरान की तरफ भी इशारा कर रहे होंगे, और ज्वाइंट एक किस्म की उन्होंने प्रेयरशिप की है, और जिसका मतलब यही है कि सब अभी रिस्ट्रेन करें, गैस से करें, न सिर्फ मीडिया बल्कि इवन अपोजिंग पार्टीज जो है वो भी अपने आप को रिफ्रेन करें तो पॉजिटिव बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप तीनों मौजूद मेहमानों का ट्रांसमिशन में शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, बड़ी मार इस किस्म की ये पोस्ट है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार साहब की, बड़े एक्टिव रहे हैं पिछले कुछ टाइम में। तो इसे यही रीड किया जा सकता है कि चीज़ें बेहतरी की जानिब गामजन हैं। होप्स हो कि पीस एग्रीमेंट हो, होप्स हो कि मिडल ईस्ट के अंदर एक देर पा अमन के हवाले से जो मामला हैं वो आगे बढ़ सकें। ट्रांसमिशन से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।